तेज खबर, पैनी नजर। संसद के मानसून सत्र में हंगामा लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आ रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के कारण सदन नहीं चल पा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में हंगामा लगातार जारी है। ये बड़ी खबर है। दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। लगातार विपक्ष सरकार से पेगासस मसले को लेकर सवाल कर रहा है, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है और अब इसको 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई है और उसको स्थगित किया गया है दोपहर 2 बजे तक। संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अब इसी के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर आ रही है, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम लगातार जारी है। सीएम पुष्कर धामी ने ड्रोन के जरिए निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ धाम का निर्माण कार्य। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के जरिए निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उसका निर्माण कार्य का अपडेट जाना है। कैलाश जोशी हैं इस वक्त देहरादून से हमारे संवाददाता, इस खबर पर हमें अपडेट देंगे। कैलाश जोशी, लगातार केदारनाथ निर्माण कार्य को लेकर पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। अब ड्रोन के जरिए निरीक्षण किया गया है। बिल्कुल शमशेर, आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम जो है, केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है जी। क्योंकि लगातार जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पदभार संभाला है, उनको जो है केदारनाथ जाना था, लेकिन कई बार केदारनाथ जाने के लिए मुख्यमंत्री देहरादून से उड़े भी हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण जो है केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नहीं पहुंच पाए। आज भी केदारनाथ धाम में मौसम खराब था, इसलिए मुख्यमंत्री ने जो है ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ धाम में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जो है निरीक्षण किया और पूरी जानकारी जुटाई। सबसे कैलाश, मुख्यतः किस प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, दर्शकों को ये जरा बताएंगे आप? बिल्कुल शमशेर, आपको बताना चाहूंगा कि जो केदारनाथ धाम है उसका सौंदर्यीकरण चल रहा है, क्योंकि जो 2013 में जो एक त्रासदी हुई थी केदारनाथ में, उस त्रासदी से जो केदारनाथ धाम है वो बिल्कुल काफी हद तक जो है वहाँ जो निर्माण हुए थे वो ध्वस्त हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। दोबारा से केदारनाथ को बताया जा रहा है और वहाँ पर जो है पर्यटकों को रहने की व्यवस्था की जा रही है। मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है वो किया जा रहा है। मंदिर की 4 दीवारी की जा रही है। वहाँ पर जो है पंडा पुरोहितों के रहने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। वहाँ पर जो पर्यटक वहाँ पर पहुंचेंगे, उन पर्यटकों को किस तरीके से वहाँ पर सुविधा दी जाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसमें जो है किस तरीके से वहाँ पर सुविधाएं पर्यटकों को मिल सके, उन चीजों पर जो है काम किया जा रहा है। कैलाश, टारगेट की बात करेंगे आपसे, कितना वक्त इसके लिए जो रखा गया है, कितने वक्त में इस काम को पूरा होना है और अब तक जो काम हो चुका उसको लेकर सरकार का क्या मानना है? संतुष्ट है जो काम चल रहा है सरकार उससे, या फिर उसमें और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है? बिल्कुल शमशेर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ पर जो है जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पैदल करके केदारनाथ पहुंचा जाता है। वहां पर जो है जो मटेरियल पहुंचाने में काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो वहां पर चाहे जेसीबी की बात करें, मशीनरी की बात करें, चाहे पुगलैंड की बात करें, तो वो
एयरफोर्स से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वहां पर पहुंचाई गई है, चाहे डंपर गाड़ियों की बात करें वहां पर पहुंचाई गई है। लेकिन फिर भी जो है वहां मौसम विपरीत होने के कारण वहां पर काम में थोड़ा देरी होती है। लेकिन अभी जो है काम चल रहा है और प्रशासन उस पर और तेजी करने में लग जुटा हुआ है। जी कैलाश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो प्रशासन की तरफ से लगातार इस पर नजर बनाए रखी जा रही है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट जो पीएम मोदी का है इसको सही समय पर जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश धामी सरकार कर रही है और उसी को लेकर आज निरीक्षण किया गया है और ड्रोन के जरिए उसके ऊपर देखा गया है कि कितना काम बाकी है और कितना काम जो है हो चुका है। धामी सरकार को बने हुए 30 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी जनता को मिली है। लेकिन इस 20-30 दिन पूरे होने पर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। युवाओं में बड़ा उत्साह है, जनता में एक बहुत गहराई तक विश्वास पैदा हुआ है और एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर 1 महीने में जिस प्रकार राज्य में विकास की अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, तो निश्चित रूप से 1 महीने का कार्यकाल एक स्वर्णिम और शानदार कार्यकाल रहा है। लोकतंत्र में चुनाव इसलिए होते हैं कि लोगों का चुना हुआ नेता सरकार चलाए, लेकिन आज ठीक उल्टे हो रहा है। जो आईएएस अधिकारी हैं वो सरकार को चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी को चला रहे हैं। ये प्रदेश के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, प्रदेश के लिए बहुत ही अहितकारी है और इस तरह अगर सरकारें चलेंगी तो चुनाव का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वह सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हो रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन के लिए भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसी के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को हर घर झंडा कार्यक्रम के संबंध में प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे के बाद से उन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अनुभव का पार्टी को लाभ जरूर मिलेगा। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये बताया जा रहा है कि यूपी के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने संगठन सरकार सब जगह हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं सामान्यतः सभी को कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से काम इस रूप में करते भी हम लोग, तो अच्छा है। कहीं ना कहीं जो अनुभव है, हमने पहले ही कहा था कि पार्टी किसी को इस रूप में नहीं है, सब कहीं ना कहीं उनका उपयोग इस रूप में लेती है, तो त्रिवेंद्र जी का भी कहीं ना कहीं जो मार्गदर्शन है वो किसी न किसी रूप में मिलेगा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर की, जिसकी शुरुआत हुई। पहले दिन चुनाव प्रबंधन और अभियान समेत आधा दर्जन समिति की बैठकें ली गईं, जिसमें साल 2022 में होने वाले आम चुनाव में कामकाज और रणनीति को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ इसी दौरान प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने
समितियों से जरूरी फीडबैक लेकर उन्हें पार्टी की मजबूती से चुनावी जीत का मंत्र दिया ताकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। पहला वादा था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का, 4.5 साल हो गए हैं, अभी तक डबल इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। हमारे तीर्थ पुरोहित जो है सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है। भू कानून को लेकर के लोग जो है आंदोलनरत हैं। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर परिवर्तन करना है। वह लक्सर रोड स्थित धनपुरा गांव में राशन की दुकान पर अचानक एसडीएम पहुंच गए। मौके पर राशन की दुकान बंद मिली, जिसके बाद उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को मौके पर बुलाया, राशन डीलर को फोन कर बुलाया। इस बीच ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर सिर्फ रविवार के दिन दुकान खोलता है। कई लोगों ने महंगा राशन देने और राशन न देने की भी शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम ने दुकान खुलवाकर दुकान का निरीक्षण किया, जिसमें अनियमितताएं पाई गई। एसडीएम ने जिला आपूर्ति अधिकारी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए, यहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी उप जिलाधिकारी के नाम से, तो मुझे पर्सनली एक बार विजिट करा, देखा गया तो साइट पे पाया गया लोगों के इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कई अनियमितता पाई गई हैं। तो कल एक कैंप लगाया जा रहा है। कैंप के 2 लक्ष्य रहेंगे। पहला लक्ष्य रहेगा जो भी इनके राशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करा जाए, राशन कार्ड रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, और दूसरा जो भी अनियमितता हुई है, जो इलीगल चीज़ें करी गई हैं, वो दूसरा उसका भी निस्तारण होगा साथ ही साथ। फिलहाल तो ये देखा गया है जो ये शॉप है, इट इज़ नॉट वर्थ बीइंग अ राशन शॉप, तो इसको भी चेंज करने के आदेश दिए गए हैं। फिर डीएसओ साहब भी इसमें कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया 3 दिन के अंदर ये लोग चेंज करेंगे शॉप को, एक अच्छी जगह रखेंगे, और जो भी शॉप के अंदर भी अगर कोई अनियमितता है, जैसे गेट की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी अगर रहेगा तो कार्रवाई होगी। जो भी पेनल्टीज़ होंगी वो उनको देनी पड़ेगी। एक एक शॉप पे विजिट करके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वह लक्सर एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने आड़त गोदाम का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण उन्होंने लंबे समय से मिल रही मिलावटखोरी की शिकायतों के बाद किया। इस दौरान उन्होंने चावल, आटा, पशु चारे के सैंपल लेकर लैब के लिए भेज दिए हैं। वहीं इस कार्रवाई के बाद कई व्यापारियों में खलबली मच गई है। कई लोग अपने गोदाम को बंद करके चले गए। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के जरिए निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है लगातार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के जरिए निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं उत्तराखंड से। स्कूल खोलने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई है आज। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। स्कूल खोलने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई है। स्कूल खोले जाने पर विजयपाल ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। तो उत्तराखंड से स्कूल खोलने को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है। इस मसले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। स्कूल खोले जाने पर विजयपाल ने आपत्ति जताई थी और उसी के आधार पर एक याचिका दाखिल की, उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। विजयपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हरिद्वार के रहने वाले हैं विजयपाल। 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने का सरकार ने निर्णय लिया था। स्कूल खोले गए
अब इसको लेकर याचिका है, स्कूल खोलने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। स्कूल खोले जाने पर विजयपाल ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अब उस पर सुनवाई चल रही है। हरिद्वार के रहने वाले विजयपाल ने यह याचिका दायर की है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिला स्तरीय गंगा सुरक्षा समिति और रिस्पना पुनर्जीवन के कार्यों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को रिस्पना और बंदाल नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने ऋषिकेश और उससे लगे इलाकों में निर्माण कार्यों में तेजी लाने, बाढ़ सुरक्षा कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने नगर निगम और MDDA को सीसीटीवी की मदद से नदियों में कूड़ा फेंकने वालों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, नमामि गंगे के संबंध में अभी हमारा मेन फोकस जो है कि NGT ने कुछ गाइडलाइंस अभी इशू किए हैं हर डिपार्टमेंट के संबंध में, तो उन्हीं गाइडलाइंस का जो है उसके अनुसार अनुपालन हुआ है या नहीं, इसी का जो है मैंने मीटिंग आज किया था। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे वनीकरण के प्रोजेक्ट्स हैं, MDDA से एक आध प्रोजेक्ट्स आए हैं, इस पे भी जो है हम लोगों ने चर्चा की थी और ये प्रोजेक्ट्स जो है हम शासन को भेज के उसमें सहमति और स्वीकृति प्राप्त कर। कैलाश जोशी हमारे संवाददाता हैं, इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। कैलाश, ये जो बैठक का आयोजन किया गया, मंथन हुआ है, इसमें क्या कुछ खास रहा है? नदियों को स्वच्छ रखने के लिए, नालों पर नजर बनाए रखने के लिए CCTV लगाने को लेकर बात हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल शमशेर, आपको बता दूं कि देहरादून के बीचों बीच एक नदी है जिसको रिस्पना नदी के नाम से जाना जाता है। उसको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुनर्जीवन करने की बात अपने कार्यकाल में कही थी, क्योंकि जो रिस्पना नदी है उसका जीर्णोद्धार करना था, उसमें उसको जो है सूखी नदी है उसमें पानी लेते आना था। उसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्य योजना तैयार की थी। उसी के चलते जो है आज जिलाधिकारी ने उसके पुनर्जीवन नदियों के जो पुनर्निर्माण का कार्य था उसकी समीक्षा बैठक की है। उसके साथ ही जिलाधिकारी ने ये कहा है कि जो रिस्पना नदी के ऊपर जो लोग कूड़ा डालते हैं उसके लिए CCTV लगाए जाएं और CCTV से उसकी निगरानी की जाए, ताकि जो है उस नदी पर कार्य प्रारंभ हो रहा है और वहां पर जो है गंदगी ना फैले। समझे कैलाश, रिस्पना नदी की जो बात हम कर रहे हैं, इसके ऐसे हालात हुए कैसे? इसके पीछे बड़ा कारण क्या है और जिसको अब पुनरुद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं? देखिए शमशेर, ये पूर्व में नदी थी, लेकिन इस नदी के दोनों ओर जो है बस्तियों के बसने से एक तो नदी जो है वो कंजस्टेड हो गई। दूसरी चीज क्या है कि लोगों ने उस नदी में जो है अपने कॉलोनी का और नालियों का गंदा पानी डालना शुरू कर दिया था। और इस वक्त वो नदी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो
काफी नीचे है और बाढ़ आने की वजह से इस पर जो है ऊपर पूरा मलबा आ जाता है। लेकिन उसको सफाई करने का आदेश उस वक्त दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के समय में, और उनको उस समय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हम इस नदी में जो है किसी और स्रोत से पानी छोड़ेंगे और इस नदी का पुनरुद्धार करेंगे, इसको बहती नदी बनाएंगे। पुनरुद्धार के लिए जो बात हो रही है, और इसके नदी के दोनों तरफ जो है वृक्ष लगाने की भी बात उस वक्त कही गई थी। हाँ। वो प्रोजेक्ट चल रहा है लगातार तब से। अब उस पर जो है कार्य योजना तैयार हो चुकी है, उस पर कार्य इसकी महत्ता जानना चाहेंगे कैलाश आपसे। जिस हम नदी की बात कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी मुख्य जो खास बात है, खासियत क्या है इस नदी की? बेसिकली शमशेर आपको बता दूं कि इस नदी को पुनर्जीवित करने का जो मकसद है, एक तो शहर के बीचों बीच जो नदी है वो बहती हुई नदी के रूप में दिखेगी। दूसरी चीज क्या है शमशेर की, जब पूरे भारतवर्ष में इस वक्त जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो घटता जा रहा है, और इस नदी को पुनर्जीवित करने से जो है वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है रिचार्ज होगी इस नदी को बहने से। ये उसका मेन कारण है। आसपास के जो इलाके हैं, क्या वहां पर इस नदी के इस अवस्था में जाने के बाद बरसात के पानी की निकासी को लेकर दिक्कतें भी आ रही हैं क्या, और अब वो आसान हो जाएगा अगर इस प्रकार से इसके ऊपर काम होता है तो? बिल्कुल शमशेर, जब ये नदी का पुनरुद्धार होगा तो इस ऋषिपर्णा नदी के दोनों तरफ पुष्टे लगेंगे, प्लांट लगेंगे, और इसमें स्वच्छ और साफ और निर्मल जो नदी पानी है वो बहेगा। उससे सबसे बड़ी चीज होगी कि देहरादून के जो लोग हैं जो ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, उनको अच्छा पानी मिलेगा, क्योंकि जमीन रिचार्ज होगी, और पूरे प्रदेश के जो एरिया है, राजधानी क्षेत्र के जो एरियाज हैं, उनका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा, उनको अच्छा पानी उपलब्ध होगा। अन्य नदी के साथ भी इसका संपर्क है, कहीं जाकर मिलती है ये नदी कैलाश? बिल्कुल शमशेर, आपको बता दूं कि देहरादून में शहर के बीचों बीच दो नदियां हैं। एक बिंदाल नदी के नाम से जानी जाती थी, और एक ऋषिपर्णा के नाम से जानी जाती है, और एक सौंग नदी है। शहर के बीचों बीच 3 पार्ट में, एक शहर के उस छोर में है, एक इस छोर में, ये जो ऋषिपर्णा है ये सेंटर में है, और ये आगे जाके सुसवा नदी में मिलती है। जी जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर ये नदी जो है पुनर्जीवित हो जाती है, और पुनर्जीवित होने के बाद इसमें जो है रूटीन वाटर बहता है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ये स्थानीय लोगों के लिए जो वाटर यूज कर रहे हैं उनके लिए सबसे मीठे पानी की समस्या दूर होगी, और नदी अगर अपने पूर्ण रूप में आती है तो ये भी एक हमारी धरोहर है। इस धरोहर को भी सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी इस जानकारी के लिए। धरोहर सुरक्षित रखनी है तो नदियों को बचाना पड़ेगा, नदियों के पानी को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और अगर साफ स्वच्छ पानी चाहिए तो नदियों के अंदर कूड़ा करकट हमें नहीं डालना है, जिसको लेकर ऋषिपर्णा नदी पर हम बातचीत कर रहे थे विस्तार से। वहीं चकराता में आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी में प्रदर्शन किया है। कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अगर आगे भी इसी तरह से हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया तो हम आंदोलन की ओर रुख करेंगे। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम को भेजे ज्ञापन में जल्द समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है, और इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। सोलानी नदी और नीलधारा गंगा में जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत बनी हुई है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि गंगा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पानी आ रहा है। कोई भी व्यक्ति घास लेने खेत की तरफ घूमने ना जाए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। प्रशासन लगातार बार बार सूचना कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति गंगा की तरफ घूमने भी ना जाए। यदि कोई व्यक्ति गंगा की तरफ घूमने जाएगा, उधर प्रशासन के लोग उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सभी लोग अपने घरों में रहें।
वह उत्तराखंड में कोरोना का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन टला नहीं है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 11 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 38 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक निजी और सरकारी लैब से 25,493 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें 25,445 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वह ऋषिकेश के शथाना मुनि किरेती अंतर्गत ढालवाला चौकी के पास साइबर सेल का उद्घाटन डीआईजी नीरू गर्ग ने किया। डीआईजी ने तपोवन में बनी टीआई चौकी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान गर्ग ने कहा कि वर्तमान समय में यानी फिलहाल साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में साइबर क्राइम से पीड़ित लोग पहले पुलिस से ही संपर्क करते हैं, जिसके बाद मामला साइबर सेल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया में कई बार लंबा समय लगने से पीड़ितों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब साइबर सेल की अलग से ब्रांच खुलने से पीड़ित डायरेक्ट साइबर सेल में संपर्क कर सकेंगे, जिससे उनको तत्काल मदद मिल सकेगी। देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से थी, लेकिन भवन थोड़ा बहुत अच्छी हालत में नहीं था। उसको थोड़ा बेहतर बनाया गया है ताकि जो हमारे कर्मी रहते हैं उनका हम ध्यान रखते हैं कि वो अच्छी स्थिति में रहें, इसलिए इसको बेहतर बनाया गया है, इसीलिए इसका उद्घाटन। अब क्या देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से ही है और एफिशिएंटली काम कर रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज किया जाएगा ताकि कोई भी साइबर ठगी का मामला आता है तो लोग यहाँ पर अप्रोच करें। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री रामकुमार वालिया बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस दौरान रामकुमार वालिया ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के चलते लगातार पर्यावरण दूषित हो रहा है, लेकिन इस पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को भी पहल करनी होगी। वैसे के लिए इंडियन किसान यूनियन ने देश भर में 1 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया है। आज हमने इंडियन किसान यूनियन की तरफ से बीड़ा उठाया है पौधे लगाने का, क्योंकि जिस तरह से कोरोना चल रहा है, देश के अंदर महामारी चल रही है, ऐसे में वातावरण को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तो हमने 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हम गणमान्य लोगों को, जनप्रतिनिधियों को पौधे भेंट कर रहे हैं। हमने इनको भी पौधा भेंट किया है। इनसे आग्रह भी किया है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे लगवाएं। आज से हमने शुरुआत कर दी है। तो माननीय विधायक जी से मेरा आग्रह है कि हमारी जो मुहिम है उसके अंतर्गत हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, नरेश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, चौहान साहब। वाले जी, पौधे तो लग जाएंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? वास्ते पौधे लगाएंगे, जिन लोगों को ये पौधे देंगे वही उनकी जिम्मेदारी भी उठाएंगे। चलिए, उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।